जय हिंद। डिफेंस डायनेमिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है और तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर प्रोग्राम अब किस अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही HAL के कैट्स प्रोग्राम के तहत ऑटोनोमस ड्रोन वॉरफेयर से लेकर पाकिस्तान, चीन, तुर्की रणनीतिक समीकरण को लेकर उभरती बड़ी भू राजनीतिक चिंताओं तक अब एक व्यापक रणनीतिक तस्वीर भी सामने आने लगी है। दुनिया भर की सेनाएं अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी हाई एनर्जी लेजर आधारित हथियारों के विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो पारंपरिक गोला बारूद की जगह शक्तिशाली लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं और अब भारत भी इस दौड़ में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने अपना नया लेजर वेपन सिस्टम रे स्ट्राइक 9 पेश किया है। यह सिस्टम हाई एनर्जी लेजर बीम की मदद से दुश्मन के ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और नष्ट करने की क्षमता रखता है। रे स्ट्राइक 9 सिस्टम भारत के इसी क्षेत्र में नई एंट्री है पारस डिफेंस का रे स्ट्राइक 9 लेजर वेपन सिस्टम। यह सिस्टम 3 किलोवाट से लेकर 9 किलोवाट तक की विभिन्न लेजर पावर कॉन्फ़िगरेशन में विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य काउंटर ड्रोन और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस भूमिका निभाना है। कंपनी के अनुसार इस सिस्टम में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, AI आधारित ट्रैकिंग और हाई एनर्जी लेजर एंगेजमेंट क्षमता को एक कॉम्पैक्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है। इसका सिद्धांत बेहद सीधा है। पहले लक्ष्य को डिटेक्ट करना, फिर उसे लॉक करना और पारंपरिक गोला बारूद की जगह केंद्रित ऊर्जा यानी लेजर बीम की मदद से उसे नष्ट कर देना। लेजर वेपन्स का सबसे बड़ा फायदा है उसकी लागत दक्षता। एक बार सिस्टम सक्रिय ऊर्जा से संचालित हो जाए तो यह बिना महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों या बार बार गोला बारूद भरने की आवश्यकता के तेजी से लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। ड्रोन स्वॉर्म से भरे भविष्य के युद्ध क्षेत्र में यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में लेजर वेपन्स भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की एक अहम परत बन सकते हैं। खास तौर पर एयरबस, सैन्य ठिकानों, सीमा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण रणनीतिक परिस्थितियों को UAV हमलों से सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। रे स्ट्राइक 9 प्रोग्राम भारत के रक्षा इकोसिस्टम में चल रहे बड़े रणनीतिक बदलाव को भी दर्शाता है। कई दशकों तक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी आधुनिक सैन्य तकनीकें मुख्य रूप से सरकारी रक्षा प्रयोगशालाओं और वैश्विक डिफेंस कंपनियों के नियंत्रण में थी, लेकिन अब भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्री भी हाई एंड डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर रही है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज पहले से ही डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम कर रही है। करीब 142 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य मोबाइल एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए लेजर सोर्स मॉड्यूल्स और बीम कंट्रोल इंटीग्रेशन तकनीक विकसित करना है। भारत इस दौड़ में अकेला नहीं है। अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल और कई यूरोपीय देश एयर डिफेंस, नेवल वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के लिए डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स में भारी निवेश कर रहे हैं। लेजर वेपन्स को अब भविष्य के युद्ध क्षेत्र का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जहां AI, साइबर वॉरफेयर, ऑटोनोमिक ड्रोन्स और हाइपरसोनिक सिस्टम जैसी तकनीकें
आधुनिक सैन्य रणनीति को नई दिशा दे रही हैं और अब भारत भी इस तकनीकी परिवर्तन का सक्रिय हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि चुनौतियां अब भी काफी बड़ी हैं। हाई एनर्जी लेजर वेपन्स के लिए अत्याधुनिक ऑप्टिक्स, बेहद सटीक ट्रेनिंग, स्थिर पास सिस्टम्स और भरोसेमंद बैटलफील्ड इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। मौसम की स्थिति, सीमित रेंज और पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन जैसी तकनीकी बाधाएं आज भी दुनिया भर में बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन दिशा अब साफ दिखाई देने लगी है। भारत अब केवल पारंपरिक सैन्य हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। देश अब युद्ध की अगली पीढ़ी की तैयारी कर रहा है, जहां लड़ाइयां केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि ऊर्जा आधारित हथियारों से लड़ी जाएंगी। ड्रोन और एआई से लेकर हाइपरसोनिक सिस्टम्स और लेजर वेपन्स तक भविष्य का युद्ध क्षेत्र पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रहा है और रीस्ट्राइक 9 जैसे सिस्टम ये संकेत दे रहे हैं कि भारत अब केवल सैन्य तकनीक का खरीदार बनकर रहना नहीं चाहता, बल्कि अगली पीढ़ी की युद्ध क्षमताओं को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1 अल्फा केवल एक और फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं है। यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है जिसके तहत स्क्वाड्रन क्षमता को दोबारा मजबूत करना और पुराने यानी ऑब्सोलीट मिग-21 बेड़े को बदलना और स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता को आगे बढ़ाना शामिल है। लेकिन इस प्रोग्राम को लगातार देरी का सामना भी करना पड़ रहा है, खासतौर पर GE-F404 इंजन की सप्लाई से जुड़ी बाधाओं के कारण, जो इस विमान को शक्ति प्रदान करेंगे। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का कहना है कि यदि इंजन सप्लाई स्थिर हो जाती है तो तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी अगस्त या सितंबर 2026 तक शुरू हो सकती है। यह विकास भारत की स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। दो दशकों से भी अधिक समय से तेजस प्रोग्राम भारत की स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक रहा है और आज तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक बन चुका है। यह विमान ऑब्सोलीट हुए मिग-21 स्क्वाड्रन्स की जगह लेने के साथ साथ भारत की घरेलू एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी मजबूत करने वाले हैं। लेकिन उत्पादन और सिस्टम इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद एक बड़ी चुनौती अब भी डिलीवरी की रफ्तार को प्रभावित कर रही है और वह है इंजन सप्लाई। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का कहना है कि GE के F404 IN-20 इंजनों की सप्लाई स्थिर होने के बाद तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को अगस्त या सितंबर 2026 तक शुरू की जा सकती है। HAL अधिकारियों के अनुसार GE एरोस्पेस से छठा इंजन अब भारत पहुंच चुका है, जबकि वर्ष के दौरान कई और इंजनों की आपूर्ति होने की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि 2026 के अंत तक इंजन सप्लाई चेन स्थिर हो सकती है, जो उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण शर्त मानी जा रही है। तेजस मार्क 1 अल्फा मूल तेजस फाइटर का एक आधुनिक और काफी उन्नत संस्करण है। इसमें बेहतर एवियोनिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार यानी एसा रेडार क्षमता, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और अस्त्रा जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का इंटीग्रेशन शामिल है। आने वाले दशक में यह विमान भारतीय वायुसेना के प्रमुख फाइटर प्लेटफॉर्म में से एक बनने की उम्मीद है। भारत ने पहले ही 2021 में हुए लगभग 38,000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत 83 तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर्स का ऑर्डर दिया है, जबकि इसके बाद 97 और विमानों के अतिरिक्त ऑर्डर की भी संभावना जताई जा रही है। भारतीय वायुसेना के लिए समय पर इंडक्शन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता स्वीकृत स्तर से नीचे बनी हुई है, जबकि दूसरी ओर चीन तेजी से अपनी एयर पावर का आधुनिकीकरण कर रहा है और पाकिस्तान भी लगातार एडवांस्ड फाइटर्स तथा लॉन्ग रेंज वेपन्स को शामिल कर रहा है। मिग 21 विमानों की सेवानिवृत्ति ने तेजस प्रोग्राम पर बड़े पैमाने पर कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का दबाव और बढ़ा दिया है और यही वो स्थिति है जहां देरी केवल तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व का विषय बन जाती है। तेजस प्रोग्राम भारत के रक्षा निर्माण इकोसिस्टम की बड़ी वास्तविकता को भी सामने लाता है। हालांकि इस विमान में स्वदेशी तकनीक और भारतीय निर्माण का स्तर काफी ऊंचा है, लेकिन जेट इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए भारत अब भी विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर है। जीई इंजनों की डिलीवरी में हुई देरी ने यह दिखाया है कि रणनीतिक सैन्य परियोजनाओं के लिए वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भरता कितनी संवेदनशील साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में जीई एरोस्पेस ने कुल 6 इंजन ही डिलीवर किए, जो मूल योजना से कम थे। इसके पीछे वैश्विक सप्लाई चेन बाधाएं और उत्पादन से जुड़ी चुनौतियां प्रमुख कारण मानी जाती हैं। यही वजह है कि भारत अब कावेरी 2.0 जैसे स्वदेशी इंजन विकास कार्यक्रमों और भविष्य की प्रपल्शन टेक्नोलॉजीज पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि घरेलू इंजन क्षमता के बिना पूर्ण एरोस्पेस निर्भरता हासिल करना बेहद कठिन माना जाता है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस के उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया है। इसके तहत अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइन स्थापित की गई हैं और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है, ताकि आने वाले वर्षों में वार्षिक उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा सके। देरी के बावजूद तेजस मार्क 1 अल्फा आज भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा कार्यक्रमों में से एक बना हुआ है। ये केवल एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसा घरेलू एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार करना है जो भविष्य के एयर कॉम्बैट प्रोग्राम्स जैसे तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को भी समर्थन दे सके और मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम की सफलता आने वाले दशकों में भारत की सैन्य विमान महत्वाकांक्षाओं की दिशा तय कर सकती है। तेजस मार्क 1 अल्फा की कहानी भारत के रक्षा परिवर्तन की प्रगति और चुनौतियों दोनों को एक साथ सामने लाती हैं। आज भारत उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता रखता है, लेकिन जेट इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में विदेशी निर्भरता अब भी बड़ी रणनीतिक कमजोरी बनी हुई है और इसी अंतर को दूर करना शायद ये तय करेगा कि भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाएं वास्तव में कितनी दूर तक पहुंच सकती हैं। भविष्य की हवाई लड़ाइयों का फैसला शायद केवल फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं तय होगा। दुनिया भर की सेनाएं अब तेजी से ऑटोनोमस ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन सिस्टम्स और एआई बेस्ड स्वॉर्म वॉरफेयर क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य मानव संचालित लड़ाकू विमानों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही दुश्मन के एयर डिफेंस प्रणाली को कमजोर करना है। रणनीति बेहद स्पष्ट है। पहले एक्सपेंडेबल यानी कम लागत वाले मानव रहित सिस्टम्स को भेजो, दुश्मन के रडार और मिसाइल नेटवर्क को भारी संख्या में लक्ष्यों से सैचुरेट करो और एयर डिफेंस को भ्रमित करो और पायलट तथा हाई वैल्यू फाइटर्स के जोखिम को कम करो। और अब भारत भी भविष्य के इसी युद्ध क्षेत्र की दिशा में अपनी रणनीति विकसित कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स प्रोग्राम के तहत विकसित हो रहे अल्फा एस स्वॉर्म पॉड्स भारत की अगली पीढ़ी की मानव रहित युद्धक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रहे हैं। आधुनिक हवाई युद्ध तेजी से बदल रहा है। कई दशकों तक एयर सुपीरियॉरिटी मुख्य रूप से फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर निर्भर रही है, लेकिन
अब एक नई अवधारणा युद्धक रणनीति को बदल रही है और वो है स्वॉर्म वॉरफेयर। अब सेनाएं भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में केवल एक हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म भेजने की बजाय बड़ी संख्या में कम लागत वाले ऑटोनोमस ड्रोन विकसित कर रही है जो एक साथ कई दिशाओं से हमला कर सकें। इसका उद्देश्य केवल विनाश नहीं है बल्कि दुश्मन की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह सैचुरेट और तहस नहस करना है। भारत का इस बदलते युद्ध क्षेत्र की दिशा में नया कदम है HAL का कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स प्रोग्राम, और इस पूरी संरचना का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है अल्फा एस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। इस अवधारणा के तहत एक विशेष पॉड लेकर उड़ान भरेगा जिसमें कई लॉइटरिंग म्यूनिशंस मौजूद होंगे। दुश्मन के हवाई क्षेत्र के पास पहुंचने के बाद ये पॉड बड़ी संख्या में ऑटोनोमस ड्रोन्स रिलीज करेगा जिनका उद्देश्य जो अपने लक्ष्य को खोजकर निशाना बनाएंगे। प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी के अनुसार एक अल्फा एस पॉड संविनित स्वॉर्म अटैक के दौरान 24 तक लॉइटरिंग म्यूनिशंस तैनात कर सकता है। इनमें से प्रत्येक ड्रोन को अपेक्षाकृत कम लागत वाले एक्सपेंडेबल सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें प्रिसीजन वॉरहेड लगाए गए हैं। एक मुख्य उद्देश्य हवाई अभियान के शुरुआती चरण में दुश्मन के एयर डिफेंस प्रणाली को दबाना और कमजोर करना है। इसका बड़ा रणनीतिक लक्ष्य स्पष्ट है, महंगे मानव संचालित फाइटर विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सबसे अधिक जोखिम वाले मिशनों को ऑटोनोमस मानव रहित सिस्टम्स के जरिए अंजाम देना। अल्फा एस की ये अवधारणा HAL, DRDO और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया जा रहा है और यह एक व्यापक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग आर्किटेक्चर का हिस्सा है। इस मॉडल के तहत Su-30 MKI, जैगवार, तेजस और भविष्य के भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट युद्ध मिशनों के दौरान मदरशिप की भूमिका निभा सकते हैं जो ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम्स को नियंत्रण करेंगे। वहीं दूसरी ओर ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम पर आधारित होंगे ताकि वह लक्ष्य की पहचान, टारगेट असाइनमेंट और हमले जैसी प्रतिक्रियाओं को काफी हद तक स्वायत्त रूप से अंजाम दे सके। स्वॉर्म वॉरफेयर का सबसे बड़ा फायदा है लागत असमानता यानी कॉस्ट असिमेट्री। एक आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए की हो सकती है और इसी तरह एडवांस इंटर मिसाइल भी बेहद महंगे होते हैं। लेकिन ड्रोन स्वॉर्म दुश्मन को अपेक्षाकृत सस्ते मानव रहित सिस्टम के खिलाफ बड़ी संख्या में महंगी इंटरसेप्ट मिसाइलें खर्च करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वॉर्म वॉरफेयर का उद्देश्य संख्या, समन्वय और गति के जरिए दुश्मन की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह दबाव में ला देने का है। और हाल के संघर्ष ने यह दिखाया है कि कम कीमत वाले ड्रोन भी अत्याधुनिक सैन्य ताकतों के लिए कितने बड़े व्यवधान का कारण बन सकते हैं। भारत इस दिशा में अकेला नहीं है। अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की और कई यूरोपीय देश लॉयल विंगमैन ड्रोन, ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और AI आधारित स्वॉर्म वॉरफेयर अवधारणाओं में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत का युद्ध क्षेत्र अब तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है जहां मानव संचालित प्लेटफॉर्म्स और ऑटोनोमस मानव रहित सिस्टम एक साथ टीम बनकर ऑपरेशन अंजाम देंगे और भारत भी इस तकनीकी परिवर्तन का सक्रिय हिस्सा बनना चाहता है। अल्फा एस प्रोग्राम भारत के रक्षा इकोसिस्टम में हो रहे एक बड़े बदलाव को भी दर्शाता है। कई दशकों तक भारत का मुख्य फोकस लाइसेंस आधारित उत्पादन और पारंपरिक सैन्य प्लेटफॉर्म्स पर रहा है, लेकिन अब भारत तेजी से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में निवेश बढ़ा रहा है जिनमें ऑटोनोमस सिस्टम्स, AI आधारित वॉरफेयर, हाइपरसोनिक्स, साइबर क्षमता और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट नेटवर्किंग शामिल हैं। कैट्स प्रोग्राम में भी कई भविष्यवादी सिस्टम शामिल हैं जिनमें कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन ड्रोन और AI बेस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं जिन्हें डीप स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए विकसित किया जा रहा है। हालांकि चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। स्वॉर्म वॉरफेयर काफी हद तक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क, मजबूत AI सिस्टम
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सुरक्षा और रियल टाइम बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है, लेकिन दिशा अब तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। भविष्य की हवाई लड़ाइयां शायद केवल कॉकपिट में बैठे पायलट द्वारा नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि मिशन स्पीड पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने वाले ऑटोनोमस सिस्टम और ड्रोन स्वार्म युद्ध क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएंगे और भारत अब उसी भविष्य की तैयारी शुरू कर चुका है। लेजर वेपन से लेकर ऑटोनोमस ड्रोन स्वॉर्म तक भारत का रक्षा इकोसिस्टम अब तेजी से नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भविष्य का युद्ध क्षेत्र शायद केवल उसके नियंत्रण में नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा फाइटर्स होंगे, बल्कि उसके पास होगा जिसके पास सबसे स्मार्ट मशीनें होंगी। कई दशकों तक भारत की प्रमुख सुरक्षा चिंताएं मुख्य रूप से दो मोर्चे यानी चीन और पाकिस्तान तक सीमित रही थीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की रणनीतिक सोच में एक तीसरा नाम बड़ी तेजी से उभर रहा है, तुर्की। और यह बदलाव अब केवल रणनीतिक विशेषज्ञों की चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब सैन्य भाषा और आकलन में भी खुलकर दिखाई देने लगा है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का यह बयान कि भारत एक ही सीमा पर 3 विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार है, यह एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। नई दिल्ली अब तुर्की को केवल कूटनीतिक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सक्रिय रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रही है। इसकी वजह भी स्पष्ट है। आज तुर्की केवल कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का राजनीतिक समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि सैन्य, तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर पर भी उसके साथ गहराई से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बायरक्तार ड्रोन, सैन्य प्रशिक्षण, डिफेंस, इंडस्ट्रियल सहयोग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इन सभी क्षेत्रों में अंकारा अब पाकिस्तान के विकसित होते सैन्य इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की इन चिंताओं को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि भविष्य के संघर्ष में यह साझेदारी कितनी गंभीर चुनौती बन सकती है उसका एहसास होने लगा है। आधुनिक युद्ध अब तेजी से बदल रहा है। युद्ध क्षेत्र अब केवल टैंकों और फाइटर एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहा। ड्रोन स्वॉर्म्स, एआई आधारित सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर और नेटवर्क आधारित सैन्य साझेदारियां अब संघर्ष का केंद्र हिस्सा बनती जा रही हैं। तुर्की आज दुनिया की सबसे सफल ड्रोन वॉरफेयर शक्तियों में से एक बन चुका है। उसकी तकनीकों ने लीबिया, सीरिया, नगोर्नो काराबाख और यूक्रेन जैसे संघर्षों में युद्ध की दिशा तक बदल दी है और भारत समझता है कि यदि यही तकनीकें लगातार पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में शामिल होती रहीं तो क्षेत्रीय खतरे का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। इसके पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक परिदृश्य भी उभरता दिखाई दे रहा है। भारत अब चीन, पाकिस्तान, तुर्की के एक ढीले लेकिन रणनीतिक रूप से जुड़े समीकरण को आकार लेते हुए देख रहा है। चीन आर्थिक और सैन्य क्षमता प्रदान करता है और पाकिस्तान भारत के सामने मौजूद प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती बना हुआ है, जबकि तुर्की रक्षा तकनीक, वैचारिक समर्थन और कूटनीतिक बैकिंग उपलब्ध करा रहा है और यही तीनों मिलकर भारत के सामने एक ऐसी नेटवर्क आधारित चुनौती तैयार कर रहे हैं जो एक दशक पहले की स्थिति से कहीं अधिक जटिल है। इसलिए भारत अब काउंटर ड्रोन सिस्टम, एआई आधारित वॉरफेयर, मिसाइल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्वदेशी सैन्य तकनीकों में निवेश बहुत तेजी से कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात स्पष्ट होती जा रही है कि भविष्य के संघर्ष अब केवल अलग थलग विरोधियों के बीच में नहीं होंगे, वो ऐसे परस्पर जुड़े सैन्य इकोसिस्टम के बीच हो सकते हैं जो तकनीक, इंटेलिजेंस और ड्रोन, साइबर क्षमता तथा रणनीतिक समन्वय के स्तर पर एक साथ काम करेंगे। और नई दिल्ली की नजर में तुर्की अब उसी समीकरण से बाहर खड़ा देश नहीं रह गया है। आज की सभी स्टोरीज एक साफ संकेत देती हैं, आधुनिक युद्ध अब केवल पारंपरिक सैन्य प्लेटफॉर्म से तय नहीं हो रहे, बल्कि ऑटोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क वॉरफेयर और टेक्नोलॉजिकल स्केलेबिलिटी इसकी नई दिशा तय कर रहे हैं।
लेजर वेपन्स और स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम से लेकर ड्रोन स्वॉर्म्स और बदलते भू राजनीतिक गठबंधनों तक युद्ध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।